नमस्कार दोस्तों, पोर्टफोलियो स्टॉक में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुनने में जितना जटिल शब्द लगता है, वास्तव में उतना जटिल शब्द नहीं। इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की भी जरूरत नहीं। आपको सीए अर्थात चार्टेड अकाउंटेंट जैसा नॉलेज की भी जरूरत नहीं। आप साधारण यह जान लीजिए कि आप जो पैसा कमाते हैं वह कहां-कहां खर्च हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको करोड़पति बनने का सरल तरीका बताया था। उसमें टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर्स और कई जरूरी बातें बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए और भी कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। कौन से टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है हमें, इंश्योरेंस कितने का चाहिए, कितना प्रीमियम होना चाहिए, कितना रुपया प्रति वर्ष या प्रति माह जमा होना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस में सबसे पहले हमें इस बात का एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितनी विश्वसनीय है, किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट अर्थात क्लेम सेटलमेंट का प्रतिशत कितना है, कंपनी की सर्विस कैसी है और कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है। इसके लिए हमें पॉलिसी बाजार या अन्य साइट पर जाकर सर्च करना चाहिए। जब हम इस बात का निर्णय कर लें कि हम कौन सी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, तब बात आती है कितने का लें, अर्थात बीमा धन कितना हो। बीमा धन के लिए अलग अलग वित्तीय सलाहकार अलग अलग मत रखते हैं, किंतु सभी का मत लगभग 25 से 30 गुना अपनी वार्षिक आय का बीमा लेना उचित रहता है। यदि आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है तो आपके लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ का बीमा पर्याप्त होगा और प्रीमियम लगभग 500 रुपए प्रति माह अर्थात 6,000 रुपए प्रति वर्ष 1 करोड़ के लिए लगेगा। यह राशि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस के बाद अगली तैयारी हेल्थ इंश्योरेंस की आती है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ बातें टर्म इंश्योरेंस से कॉमन हो सकती है, अर्थात उन्हीं कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए जो कैशलेस सुविधा प्रदान कर सके, उनका अधिक से अधिक चिकित्सालयों में टाई अप हो एवं जो अस्पताल हमारा इलाज करती हैं उन्हें समय पर भुगतान भी बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि यह सेवा से जुड़ा मामला है, इसलिए हमारे कार्यालय में यदि हमसे वरिष्ठ लोग पूर्व से हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ ले रहे हैं तो उनकी सर्विस के बारे में भी पूछा जा सकता है। यदि उनका अनुभव अच्छा है तो हम भी उस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर विचार कर सकते हैं। पर पूरी जांच पड़ताल एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तुलना पॉलिसी लेने से पहले करनी होगी, बाद में विचार करने से कुछ नहीं होगा। अर्थात भले ही आप पॉलिसी लेने में कुछ समय लगा लें, पर सही कंपनी की ही पॉलिसी लें, पर इतनी देर भी ना हो कि बहुत देर हो जाए। तीसरी जिम्मेदारी जिसे मध्यम वर्गीय लोग गंभीरता से नहीं लेते, वह है वसीयतनामा, अर्थात हमारे जाने के बाद हमारी संपत्ति का कौन सा भाग किसे प्राप्त होगा। लोगों का यही मानना है कि यह बुढ़ापे में किया जाने वाला काम, पर आज की भागदौड़ की जिंदगी में पता नहीं जीवन का अंत कब हो जाए। इसलिए आपको अपनी चल या चल संपत्ति का विलेख तैयार करवा लेना चाहिए। मध्यम वर्ग के लोग वसीयत बनवाने में बहुत आलस करते हैं और नतीजा परिवार में झगड़े, मनमुटाव, यहाँ तक कि कई बार लीगल वारिस साबित करने के लिए संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च हो जाता है और परिवार में सहमति नहीं बनने पर न्यायालयों में कई वर्षों तक चक्कर लगाना पड़ता है। लोगों में यह भ्रांति है कि वसीयत केवल पंजीयन कार्यालय में ही होती है, पर ऐसा नहीं। वसीयत एक सादे कागज में भी लिखी जा सकती है, जिसमें कम से कम 2 गवाह अर्थात साक्षी का हस्ताक्षर करवाया जाता है। उसमें वसीयत कौन लिख रहा है अर्थात दस्तावेज लेखक का नाम भी लिखा जाता है। वसीयत को पढ़कर विषय वस्तु के बारे में उन दोनों गवाहों को सुनाया जाता है। इसके पश्चात पहले वसीयत करने वाला स्वयं हस्ताक्षर करता है और बाद में उनके साक्षी अर्थात गवाहों का हस्ताक्षर कराया जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिना पंजीयन की भी वसीयत का उतना ही महत्व है
जितना पंजीकृत वसीयत का महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति वसीयत को अपने जीवन काल में कितने भी बार बदल सकता है। हमेशा अंतिम वसीयत को ही मान्य किया जाता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पश्चात वसीयत प्राप्त करने वाले व्यक्ति सक्षम न्यायालय में वसीयत प्रस्तुत कराते हैं। न्यायालय द्वारा वसीयत की सत्यता की जांच की जाती है और नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वसीयत करने से समय और धन दोनों बच जाते हैं और परिवार में किसी प्रकार की झगड़े या संदेह की स्थिति नहीं रहती। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एवं वसीयत पश्चात अर्ली रिटायरमेंट की एक सुदृढ़ नींव रखी जा चुकी होती है। अब बारी आती है बचत अब्लिक निवेश की। व्यक्ति अपनी आय से एक निश्चित रकम निकालकर निवेश करना चाहता है, पर बीमा सलाहकार की लच्छेदार बातों में आकर वही पॉलिसी ले लेता है जिसे वह नहीं लेना चाहता, क्योंकि बीमा सलाहकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही करीबी होता है, जिसे हम चाह करके भी ना नहीं बोल सकते, क्योंकि वह तो या रिश्तेदार होता है या हमारा करीबी मित्र होता है या इतना करीबी व्यक्ति होता है कि जो भी बोलता है हम हाँ में सिर हिला देते हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक, कोई भी बीमा विक्रेता, कोई भी बैंक का कर्मी आपके बारे में कभी भी नहीं सोचता। वह आपको वही प्रोडक्ट देता है जिसमें उसका सबसे अधिक फायदा हो रहा हो। आपको वह अपने जान से नहीं बल्कि इमोशनली ब्लैकमेल करता है और आप तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की 99.99 पॉलिसी आपके हित के लिए नहीं होती है, इसलिए इनसे हमेशा बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। सामान्य व्यक्ति भी व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल ये सब चला लेता है। आप मन में बना ले, मैं जो भी काम करूंगा बिना एजेंट के करने की कोशिश करूंगा। आप टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यहां तक के म्यूचुअल फंड भी बिना एजेंट का ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के भी एजेंट आपके पास आते हैं। आप बैंक जाएंगे, वहां मिलेंगे। एनबीएफसी अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में भी मिलेंगे। लगभग 80% म्यूचुअल फंड एजेंट के माध्यम से ही कराए जाते हैं। आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, यदि आपके पास म्यूचुअल फंड में यह लिख कर आता है स्मॉल कैप आर, तो आप समझ लीजिए आप और आपके कंपनी अर्थात एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में कोई दलाल या अभिकर्ता आ गया है। यदि आपके म्यूचुअल फंड में लिख कर आता है स्मॉल कैप डी अर्थात डायरेक्ट मतलब आप और आपके कंपनी के बीच में कोई भी ब्रोकर या एजेंट नहीं है। इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूं कि डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट मतलब कंपनी और हमारे बीच में कोई भी एजेंट या ब्रोकर नहीं है, और एक माध्यम रेगुलर जिसमें हमारे और कंपनी के बीच में एजेंट है। मान लीजिए दो व्यक्ति राम और श्याम सेम म्यूचुअल फंड चुनते हैं। दोनों की प्रतिमाह राशि भी वही है। मैं मान लेता हूं एक ने रेगुलर अर्थात किसी एजेंट या ब्रोकर के माध्यम से कराया, दूसरे ने वही राशि को डायरेक्ट कंपनी में जमा कराया। मान लीजिए 15,000 रुपए प्रतिमाह दोनों जमा कर रहे हैं। जो एजेंट के माध्यम से कराया, हम मान लेते हैं प्रतिमाह उसे 1% कमीशन मिलता है। 15,000 का 1% हुआ 150 रुपए। यदि दोनों का समय 25 वर्ष होता है तो ये चार्ट देखिए, 25 वर्ष के बाद जब मैच्योरिटी होती है तो जिसने रेगुलर प्लान किया था अर्थात ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से किया था उसे 2,56,000 रुपए कम मिलेंगे। ये बात हमें कोई नहीं बताता। ये बड़ा सिंपल सा नियम है कि यदि हमारा पैसा कमीशन से एजेंट को चला जाएगा अर्थात हमारा हर महीना 150 रुपए कम जमा हुआ है। जब कम जमा होगा तो निश्चित रूप से हमारी मैच्योरिटी कम मिलेगी। म्यूचुअल फंड कंपनी में जितना पैसा जिस हिसाब से जमा होता है वही रिटर्न हमें मिलता है। इसलिए हमें ब्रोकर अब्लिक एजेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप प्रण कर लीजिए कि मैं एजेंट या ब्रोकर का उपयोग कम से कम करूंगा। आप पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर इन कार्यों में आप अपने मित्र
या जो जानकार है, जिसको पता है, उससे मदद ली जा सकती है। इसलिए जब भी अगली बार आपको कोई बीमा अभिकर्ता या बैंक का कोई बीमा सलाहकार या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आते हैं, आप उनकी बातें भले ही ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन आपको उनके द्वारा कोई भी प्लान नहीं लेना है। आपको कोशिश करना है कि आप और आपके बीच में कोई भी ब्रोकर या एजेंट ना हो। धीरे धीरे ये चीजें आपकी आदत में शामिल हो जाएंगी और आप निश्चित रूप से जो पैसा बीमा सलाहकार, ब्रोकर या अन्य किसी को देंगे, वो पैसा आपके ही काम आएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।